वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज से एक्चुअली हम शुरू करने वाले हैं असेसमेंट का पूरा असेसमेंट का सेक्शन हम शुरू करने वाले हैं। जो भी असेसमेंट का पार्ट है अब हम कंटिन्यू उसको स्टडी करेंगे। एंड यस, बस एक ही चीज़, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बस एक ही चीज़ बोलूँगी, रिविजनरी क्लास बहुत बेनिफिशियल्स होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे। बिकॉज आप 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने पहले भी अगर कुछ पढ़े हो तो हाई चांसेस हैं कि आप सेक्शन के पीछे के प्रोविजन को, लॉजिक को भूल जाओ। देयर आर हाई चांसेस फॉर दिस। बट यस, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप रिविजनरी क्लास फॉर एनी सब्जेक्ट, आप जब भी रिविजनरी क्लास लो, उसके बाद से आप जाके सेल्फ स्टडी जरूर करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप में एक काम करना, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की आप रिविजनरी क्लास लो एंड देन गो एंड सेल्फ स्टडी द सेम पार्ट विच यू हैव टेकन एज अ रिवीजन। और दूसरा ये करना कि एक कोई और सब्जेक्ट उठाना या फिर उसी सब्जेक्ट का कोई अलग पार्ट उठाना और उसको सेल्फ स्टडी नहीं करना, सिर्फ 2 या 3 बार जो है सिर्फ रिविजनरी क्लास देखना। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस कितना है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि रिविजनरी क्लास नहीं देखो, नहीं, रिविजनरी क्लास से आपका जो प्रिपरेशन का बूस्टअप हो जाता है एक तरीके से, नहीं तो आपको सेल्फ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट यस, जो बूस्टअप की बात से जो हाई बूस्टअप चाहिए ना, वो सिर्फ आपको अपनी सेल्फ स्टडी से ही आने वाली है। सो यस, please do your self study and as usual with this note we are starting the chapter filing of return of income। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम में, वो होता है सेक्शन 139(1), जो बात करता है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की। अब जैसे कि ये रिविजनरी क्लास है तो मैं ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ के तो नहीं बताने वाली हूँ। सेक्शन के पीछे का प्रोविजन, उसका लॉजिक बताने वाली हूँ मैं आपको कि कोई भी सेक्शन का जो मेमोरेंडम होता है, जो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ रहता है, या फिर उस सेक्शन में पर्टिकुलरली लिखा क्या हुआ है, अगर कुछ मेमोरेंडम का बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो, ताकि आप समझ सके। सो शुरू करते हैं 139(1). 139(1) हमारा ये बोलता है कि कंपल्सरी आपको जो है रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। किन लोगों के लिए? अगर आप एक कंपनी है तो आपको हर हालत में, चाहे आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, कितना भी कुछ हो, आपको रिटर्न फाइल करना है। आप एक फर्म है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। और इन दो चीजों के अलावा अगर आप कुछ और हैं, एनी अदर पर्सन है, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत तभी है जब आपका जो इनकम है वो एक्सीड करता है चार्जेबल लिमिट से। ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारा ये बोलता है, सेकंड नंबर का पॉइंट अगर आप देखो, वैसे द नोट अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन इज ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल एंड आई एम वर्किंग ऑन माई बुक एज वेल, बट उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। टिल देन वी आर गोइंग टू टेक हेल्प विद द स्टडी मैट। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जैसे मैंने कहा, मैं लाइन बाय लाइन ऐसा कुछ पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ। सेकंड का ए पॉइंट, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, बेनिफिशियल ओनर की बात करता है। क्या होता है ये बेनिफिशियल ओनर? बेनिफिशियल ओनर ये होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, आपने एक बॉक्स, पेंसिल बॉक्स ही क्यों ना खरीदा, आप अगर उस पेंसिल बॉक्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, देन यू आर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो बेनिफिशियल ओनर का सिर्फ यही डिफिनेशन है कि जिस कंसिडरेशन जो है जिसने पे किया है ना, वो बेनिफिशियल ओनर हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी का। और बेनिफिशियरी क्या होता है? बिकॉज एक्चुअली ये 2 पॉइंट में बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी ही समझना है हमें। तो बेनिफिशियरी क्या होता है? बेनिफिशियरी ये होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने पेंसिल बॉक्स खरीदा और पेंसिल बॉक्स के अगेंस्ट आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया। अब आप पेंसिल बॉक्स लेकर के आ गए, बट आपने वो पेंसिल बॉक्स खुद नहीं यूज किया, आपने वो अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। सो द फ्रेंड हियर इज द बेनिफिशियरी, ठीक है, एंड यू आर द बेनिफिशियल ओनर। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है, ए पॉइंट जो है वो बोलता है कि बेनिफिशियल ओनर अगर आप हैं किसी एसेट के, किसी ऐसे एसेट के हैं जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या फिर कोई ऐसा एसेट जिसके पास, जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और जिस एसेट की आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो फिर आपका इनकम चाहे 2.5 लाख से कम हो या ज्यादा हो, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट हमारा सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं किसी ऐसे एसेट के, या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका किसी ऐसे एसेट में जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर आपके पास अगर साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर अगर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है किसी एसेट की जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो फिर आपको हर हालत में अपना रिटर्न फाइल करना है। बी नंबर पॉइंट बोलता है कि अगर आप बेनिफिशियरी हैं किसी एसेट के जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो भी आपको रिटर्न, मान लो बेनिफिशियल ओनर ने नहीं फाइल किया किसी रीजन से, अगर वो नहीं फाइल कर पाता है, तो अगर आप बेनिफिशियरी हैं किसी एसेट के जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। नीचे जो हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो ये बोलता है कि मान लो कि मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हैं जो कि यूएसए में है, और आप अपने आप को समझ लो आप उस एसेट के एक्चुअली बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। तो अगर मिस्टर ए उस एसेट को कंसीडर करके रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज 2 लोग मेंशन कर रहे हैं अपने रिटर्न में। गवर्नमेंट को पता तो चल ही गया कि हाँ, ये एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और ये आदमी इसका बेनिफिशियल ओनर है। और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको मेंशन करना होता है कि आप बेनिफिशियल ओनर हैं या बेनिफिशियरी हैं। यहाँ पे नीचे बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी का मीनिंग बताया गया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द सेम ग्राफ में आपको समझाया गया, सो इट इज डन फ्रॉम आवर साइड।
अब तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा बात करता है इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए, जो कि नॉर्मल हमारा 2.5 लाख की जो लिमिट है उसके बारे में बात करता है कि अगर आपका जो इनकम है वो 2.5 लाख से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे ये बोला गया है कि असेसमेंट ईयर 22-23 से फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख हो गई है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI के लिए। बट अगर आपका एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है 3 लाख है। बट अगर 80 ईयर से ज़्यादा है तो आपकी लिमिट जो है वो 5 लाख है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा बोलता है इन केस ऑफ ए पर्सन अदर देन दोज मेंशन इन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3 अबव, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी इफ हिज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि 1, 2, 3, 4 में जो पर्सन मेंशन है उन सारे लोगों को जो है अपने प्रीवियस ईयर के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म में किसी के ऊपर 1, 2, 3 जो भी हमारा फॉर्म है तो अपने लिए वो रेलिवेंट फॉर्म में और वेरीफाइड जो ऐसा रिटर्न जो कि वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है। 6 नंबर पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कि मान लो आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो लेस देन 2.5 लाख है, तो अब आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके साथ कुछ केसेस दिए हुए हैं, एक्चुअली 3 केसेस हैं, अगर आप इन 3 केसेस में फॉल करते हो तो आपकी जो लिमिट है, दो इट इज़ लेस देन 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, स्टिल आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट हमारा ये बोलता है such person has deposited an amount or aggregate of the amount exceeding ₹1 crore in one or more current account maintained with the बैंकिंग कंपनी और एक कोऑपरेटिव बैंक। मतलब अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने, मान लो एक बैंक के वेरियस ब्रांचेज होते हैं, आप जहाँ पे भी रह रहे हों वहीं पे 3-4 ब्रांच आपको आसपास के एरिया में मिल जाएंगे, तो सारे ब्रांच को मिला करके हम देखेंगे कि क्या एग्रीगेट किसी एक पर्टिकुलर बैंक में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अगर डिपॉजिट किया है अमाउंट अपने करंट अकाउंट में, बिकॉज सेविंग अकाउंट इज़ ओके, बट अगर आपने अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है मोर देन 1 करोड़ तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। बी पॉइंट हमारा बोलता है कि अगर आपने 2 लाख रुपीज़ खुद पे या किसी अदर पर्सन के ट्रैवल पे, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपीज़ अगर खर्च किया है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। सी पॉइंट हमारा बोलता है कि अगर आपका जो बिल आया है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो मोर देन 1 लाख रुपीज़ है तो आपका जो लिमिट है, आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख या फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से लेस है, स्टिल आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। अब आगे हम बात करते हैं ड्यू डेट की। ड्यू डेट का सिंपल मतलब होता है वेयर एसएससी अदर देन एसएससी रेफर टू इन क्लॉज 2 इज़ अ कंपनी अ पर्सन। अच्छा ओके, वी आर गोइंग टू लीव दैट। हम सिंपल सी बात करते हैं। देखो, अगर आपकी 92E मतलब कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिपोर्ट जानी है देन 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आप पार्टनर हैं या स्पाउस हैं, आप पार्टनर हैं, आप किसी फॉर्म में पार्टनर है जिसकी 92E की रिपोर्ट जानी है, तो भी आपके लिए रिटर्न, क्योंकि देखो जब फॉर्म की ऑडिट 30 नवंबर को होगी तो आप अपना रिटर्न कैसे फाइल कर दोगे? उसके पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना। पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉर्म से इनकम कैलकुलेट होगा, आपके शेयर, आपका जितना भी शेयर बनता है आपके शेयर को आएगा, तभी तो आप अपना रिटर्न फाइल करने के लिए आप अपना एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स दे पाओगे। तो इसीलिए अगर आप एक ऐसे फॉर्म के पार्टनर हैं जिस पे 92E की रिपोर्ट की यानी कि टीपी रिपोर्ट की एप्लीकेबिलिटी है, तो आपके लिए भी ये बन गया है कि आप भी जो है अपना रिटर्न जो है 30 नवंबर को फाइल करें। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये बोलता है, एक्चुअली पहले मैंने आपको दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया था, तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप एक पर्सन हैं या फिर एक ऐसे फर्म है जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, या फिर अगर आप एक कंपनी है आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो या नहीं हो, डजंट मैटर, आपके लिए जो डेट है वो 31 अक्टूबर है। इन एनी अदर केस 31 जुलाई जो है डेट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटर्न ऑफ लॉस का, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। ये बोलता है कि रिटर्न ऑफ लॉस भी जो है उसी तरीके से फाइल करना है जैसे 139(1) में मेंशन है। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा बोलता है कंपल्सरी फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस ऑन और बिफोर ड्यू डेट टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ सर्टेन लॉसेज। सर्टेन लॉस को हटा करके हम ऐसे इसे पढ़ते हैं कि आपको रिटर्न
लॉस जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड तभी अलाउड होगा जब आपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया है। बट आपको सिर्फ एक ऐसा लॉस है जिसका रिटर्न जो है आप टाइम पे ना फाइल करें, 139(1) के ड्यू डेट के अंदर ना फाइल करें, स्टिल वो आपको अलाउड है, एंड दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि लॉस का अगर आपके पास रिटर्न ऐसा है जो कि लॉस में है, स्टिल आपको वो फाइल करना, आप खुद ही फाइल करो उसको। ऐसा नहीं कि एओ का नोटिस आएगा कि आपका लॉस है, आप रिटर्न फाइल कीजिए, तब आपको फाइल करने की ज़रूरत है आपको। बिकॉज ऐसा एक केस हुआ था जिसमें एसएससी ने ये बोला था कि मेरे पास एओ का नोटिस नहीं आया है इसलिए मैंने, और मेरा लॉस था इसलिए मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया। बट यहाँ पे उस चीज़ को हटाने के लिए, उस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए प्रोविज़न ये लाया गया कि आपका लॉस हो या ना हो, आपको एओ के रिटर्न का वेट नहीं करना है, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। नेक्स्ट हमारा है बिलेटेड रिटर्न, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड मैं आपको बता देती हूँ। बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तो आप समझते हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको डिटेल में आगे असेसमेंट का पूरा कि कैसे हमारा असेसमेंट कंप्लीट होता है, डिफरेंट सेक्शन में कौन कौन से असेसमेंट होते हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सेक्शन, ये चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए दूसरे पॉइंट का मतलब यही समझिए कि असेसमेंट के कंप्लीट होने से पहले या फिर बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मान लो कि 21-22 एक प्रीवियस ईयर है, आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। मान लो आप जुलाई वाले टाइम पीरियड में फॉल करते हो, तो आपको जुलाई वाले टाइम पीरियड में 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर देना है, ठीक है। बट आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। कब तक फाइल कर सकते हो? बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब 21-22 के रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 22-23। आपको एक्चुअली में रिटर्न कब तक फाइल कर देना चाहिए था? 31 जुलाई 22 तक फाइल कर देना चाहिए था। बट ये कह रहा है कि अगर आपने 31 जुलाई 22 तक फाइल नहीं किया, आपका वो ड्यू डेट था बट आपने फाइल नहीं किया, तो भी हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि चलो आप लेट से लेट आप इस दिन तक फाइल कर देना। और वो बोलता है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 3 महीने पहले, मतलब रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हमारा कब खत्म होगा? 31 मार्च 23 को। 31 मार्च 23 के 3 महीने पहले आ जाओ तो 31 दिसंबर 22 आता है। तो 31 दिसंबर 22 तक आपका रिटर्न 21-22 का फाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और मान लो मैंने अभी एग्जांपल में 31 जुलाई लिया, बट अगर आपका ड्यू डेट सितंबर होता ना, या फिर आपका ड्यू डेट नवंबर होता, स्टिल आपका दिसंबर 31 ही लास्ट होता, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 3 महीने पहले आ जाओ, और वही 3 महीने पहले जो लास्ट डेट है ना, दैट इज़ 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, वही आपका लास्ट डेट बनेगा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। अब हमारा बोलता है कंसिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं? पहला तो यही है कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया है, ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया है, तो आपको लॉसेस का सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ लॉस की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन आपने टाइम पे फाइल किया या नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको ये जो टॉपिक था हमारा रिटर्न ऑफ लॉस, यहाँ पे सिर्फ लॉस की बात हो रही थी कि अगर आपका लॉस है तो आपको उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड हम आपको नहीं करने देंगे एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो। बट यहाँ पे कहीं डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इवन दो द रिटर्न इज़ नॉट फाइल्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। यस, सो बिलेटेड रिटर्न में हम कंसिक्वेंसेज पढ़े थे। कंसिक्वेंसेज पहला तो यही होता है कि आपको हमें लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। दूसरा ये होता है कि आपको 234F का फ़ाइन लग जाता है, जिसमें 5000 रुपीज़ का जो फ़ाइन है वो आपको लग जाता है। फी ऑफ ₹5000 अंडर सेक्शन 234F वुड बी लेविएबल वेयर द रिटर्न इज़ फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप 31 दिसंबर को फाइल करते हैं, आपका जो भी ड्यू डेट है रिस्पेक्टिव, आप जुलाई हो या फिर सितंबर हो या फिर नवंबर हो, उसके बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपये फ़ाइन देना है। बट अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है तो आप ये 5000 से लेस होकर 1000 हो जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट बोलता है फर्दर एज पर सेक्शन 80AC डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम अंडर चैप्टर 6A वुड नॉट बी अवेलेबल। मतलब आपको हम रिटर्न फाइल करने, लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, आपके ऊपर हम फ़ी लगा देंगे 5000 रुपये की। और तीसरा, जो हम चैप्टर 6A का डिडक्शन लेते हैं हम आपको वो भी अलाउ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम चैरिटेबल ट्रस्ट के रिटर्न की, जो कि कवर होता है सेक्शन 139(4A) में। ये जो है सेक्शन हमें ये बोलता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर इन केस उनका
11 और 12 का एग्जाम्पशन ना दो, और उसको देने से पहले आप देखो कि क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से उनका इनकम एक्सीड कर रहा है। अगर एक्सीड कर रहा है तो फिर उन्हें फाइल करना ज़रूरी है। और मान लो कि अगर उन्होंने ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया, अब ये तो पता चल गया कि उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है फाइल करने की, और अगर वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं तो फिर उनको 11 और 12 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो दोनों बातें आपस में इंटरलिंक्ड है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि आपको जो है रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। रिटर्न फाइल करने की पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन, अगर आपका इनकम 11-12 के एग्जाम्पशन से पहले अगर आपका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो आप प्लीज़ रिटर्न फाइल करिए। बट आपको पता चल गया कि रिटर्न फाइल करना है, अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम 11-12 का बेनिफिट भी नहीं लेने देंगे। यही दो चीज़ें हैं, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B। अब आपको पता होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको जो एग्जाम्पशन मिलता है वो सेक्शन 13A में मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमें 13A हम देखेंगे फर्दर, बट अभी के लिए आप यही जानिए कि 13A में पॉलिटिकल पार्टी को एग्जाम्पशन मिलता है। तो 13A के एग्जाम्पशन से पहले आपको देखना है कि क्या इनकम जो है पॉलिटिकल पार्टी की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है। अगर कर रही है तो आप रिटर्न फाइल कीजिए। और मान लो कि अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर हम आपको 13A का बेनिफिट भी नहीं लेने देंगे। सेम ही प्रोविज़न है दोनों में बस यही कह रहे हैं कि आप रिटर्न जो है टाइम पे फाइल कर दीजिए, नहीं तो हम आपको एग्जाम्पशन नहीं लेने देंगे। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो भी रेलिवेंट एग्जाम्पशन है वो हटा करके आपको देखना है कि अगर आपका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो आप रिटर्न प्लीज़ फाइल करो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, सेक्शन 139 4C। अब इसमें जो है ना काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन AOP वगैरह मेंशन हैं कि कौन कौन से 139 4C में ऐसे कौन कौन से लोग आते हैं, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी वगैरह। और एप्लीकेबल सेक्शन जो है ये वो है जो एग्जाम्पशन का एप्लीकेबल सेक्शन जो हमने देखा, जैसे कि हमने पॉलिटिकल पार्टी का देखा 13A देखा, उसी तरीके से रिसर्च एसोसिएशन का जो एप्लीकेबल सेक्शन है वो 1021 है। ठीक है, तो मेजरली आप ये देखो कि सेक्शन 10 आ रहा है, सब सेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 आपका जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो फिर रिटर्न फाइल कर लेना, इतनी सी बात है बस। आगे बात करते हैं हम सेक्शन 139(5) की, जो कि रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं। ये बोलता है कि रिवाइज रिटर्न आप कर सकते हैं और उसके लिए टाइम पीरियड है एट एनी टाइम बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो बिलेटेड रिटर्न था और जो रिवाइज रिटर्न है दोनों का टाइम जो है सेम लिखा हुआ है। तो या तो आप लेट रिटर्न फाइल करो, मान लो कि 3 दिसंबर, मैंने बताया कि दिसंबर 23, हमने 21-22 को एग्जाम्पल लिया था, और दिसंबर 22 जो है लास्ट डेट बन रहा था हमारा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। तो अगर आप 28 नवंबर 2022 को भी फाइल कर दिया है तो आप अगर चाहो रिवाइज रिटर्न करने को तो रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर तक कर सकते हो। अच्छा, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या बिलेटेड रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं? येस यू कैन डू, बिकॉज इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम विद इन द गिवन टाइम लिमिट। मतलब कि रिटर्न जो है एनी नंबर ऑफ टाइम रिवाइज हो सकते हैं। उसका कुछ ये नहीं है कि आप रिटर्न 1 बार या 2 बार या 3 बार ही रिवाइज कर सकते हो। रिटर्न आप कितने भी बार रिवाइज कर सकते हो। और जो आपने सबसेक्शन 139(1)(a), 3, 4(a), 4(f) में जो रिटर्न फाइल करी है ना, उसको भी हम ऐसा मानेंगे कि आपने ये रिटर्न 139(1) में फाइल करी है और ये रिटर्न भी 139(5) में रिवाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 पे। द रिटर्न फॉर्म प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 139(1)(3) एंड 142(1) इन सर्टेन स्पेसिफाइड केस रिक्वायर्ड द एसएससी टू फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ। तो आपको बिलो मेंशन पर्टिकुलर्स भी रिटर्न फॉर्म के साथ फाइल करने की ज़रूरत है। पहला है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपके इनकम में कुछ ऐसा इनकम आ रहा है जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट है तो वो भी बताएं। एसेट ऑफ द प्रेस्क्राइब नेचर, जैसे कि मेजरली लोग डेटर, कैश, बैंक ये सब दिखाते हैं। अगर आपने फाइल किया होगा तो आपको पता होगा, छोटी छोटी रिटर्न में भी हम ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। एसेट ऑफ द प्रेस्क्राइब नेचर एंड वैल्यू हेल्ड बाय हिम एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज इन विच ही इज़ अ बेनिफिशियरी। हिज बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय हिम।
मतलब कि बैंक अकाउंट तो आप मेंशन करते ही हैं, जिसमें आपको एक बैंक अकाउंट बताना होता है कि रिफंड आना होगा तो कौन से बैंक अकाउंट पे आएगा। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट इनकर्ड बाय हिम अंडर प्रेस्क्राइब हेड, किसी प्रेस्क्राइब हेड में अगर आपका एक्सपेंडिचर प्रेस्क्राइब लिमिट से एक्सीड कर गया तो वो भी आपको मेंशन करना है। सच अदर आउटगोइंग एज मे बी प्रेस्क्राइब, या फिर अगर कोई अदर चीज़ें प्रेस्क्राइब हैं तो वो भी मेंशन करें। Particulars to be furnished with return of income in case of an SSC engaged in business or profession 139(6)(a। अगर आप PGBP में हो और आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो अपने रिटर्न फॉर्म के साथ कुछ चीज़ें और भी भेजना। पहला क्या है, रिपोर्ट ऑफ एनी ऑडिट रेफर्ड इन सेक्शन 44AB, अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो टैक्स ऑडिट भी। पर्टिकुलर्स ऑफ द लोकेशन एंड स्टाइल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस वेयर ही कैरीज ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन एंड ऑल अदर ब्रांचेस देयर ऑफ, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है और ब्रांचेस आपके कहाँ कहाँ पे हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज पार्टनर इफ़ एनी इन सच बिजनेस और प्रोफेशन, आप अगर एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आपके पार्टनर्स हैं तो आप उनका नाम और एड्रेस भी देना। इफ़ इज ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप AOP या BOI के मेंबर हैं तो फिर जो दूसरे मेंबर हैं उनका नेम और एड्रेस देना। द नेम ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द SSC एंड द शेयर ऑफ ऑल सच पार्टनर और मेंबर, मतलब कि आप जो बाकी मेंबर हैं उनका नाम दे देना और कौन सा मेंबर कितना हेल्ड कर रहा है शेयर वो भी बता देना। अब आते हैं सेक्शन 139(9) पे, जो कि बात करता है आपका डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में। रिटर्न जो होता है डिफेक्टिव हम तभी मानते हैं जब आपने सही फॉर्म चूज़ नहीं किया हो, या फिर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो तो नहीं लगाए हो, या फिर आपने जो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि आप ऑडिट करवाएं अपने बैलेंस शीट P&L का और साथ में ऑडिटर रिपोर्ट, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं लगाई हैं अपने रिटर्न के साथ तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 140A जो कि सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन होता है, जो कि आपका रिटर्न अगर निकल के आता है, प्रैक्टिकली ही सोचो, जब आप रिटर्न बनाते हो आपका कुछ टैक्स पेबल निकल के आता है, आप टैक्स पे करवाते हो या फिर अपना खुद फाइल कर रहे हो तो टैक्स पे करते हो और तब रिटर्न फाइल करते हो मेंशन करके BSR कोड वगैरह। बट यहाँ पे ये बात बोली गई है कि अगर आपने फाइल करने से पहले टैक्स पे नहीं किया, स्टिल दैट रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव रिटर्न। और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि अगर AO को कहीं से भी लगता है कि ये रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव है तो फिर 15 दिन का टाइम देगा, वो SSC को इंटीमेट करेगा कि आपका रिटर्न में ये डिफेक्ट है, आप 15 डेज़ के अंदर जो है इस रिटर्न को रेक्टिफाई कर ले। अगर SSC चाहे तो वो उस टाइम को बढ़ा सकता है और उसके बाद से जो है अगर उस बढ़े हुए टाइम में या फिर उस 15 दिन वाले टाइम में जो कि पहले उसे मिला उसमें अगर उसने अपने डिफेक्ट को सही नहीं किया तो फिर हम रिटर्न को जो है डिफेक्टिव रिटर्न मान लेंगे। एक चीज़ और है इसमें कि मान लो कि आपने 15 दिन या फिर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में अपने रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं किया, बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अगर आपने कर दिया और AO ने कहा कि ठीक है तुम्हारी गलती हम माफ़ कर देते, कंडोन द डिले, तो भी आपकी रिटर्न को जो है वैलिड रिटर्न मानेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न नहीं मानेंगे। सो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आई एम नॉट रीडिंग इट। सो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 142(1). 142(1) जो है ये आपको नोटिस आ सकता है, AO आपको इस सेक्शन के अंदर नोटिस तब भेजता है जब आपने ड्यू डेट दैट इज़ 139(1) में अगर आपने नोटिस टाइम पे, मैं बार बार नोटिस बोल दे रही हूँ, अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया 139(1) में तो आपको 142 का नोटिस आ सकता है, जिसमें असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपसे बोल सकता है कि भाई अपना रिटर्न फाइल करो। और अगर उसे लगता है तो फिर वो आपसे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मांग सकता है, या फिर इसके अलावा साथ साथ में वो आपसे स्टेटमेंट मांग सकता है कि मुझे स्टेटमेंट दीजिए अपने एसेट और लायबिलिटी का। बट इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। अभी मैं टेबल फॉर्म में ऊपर वाला टेबल मैंने पढ़ा है कि जैसे मान लो कि अब अगर वो नोटिस भेजता है तो पहले उसे जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप मुझे अप्रूव कीजिए कि मैं जाके इस पर्सन को जो है नोटिस भेज रहा हूँ, इसने 139(1) में अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपसे बुक्स मांग सकता है या फिर एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट मांग सकता है, तो ये कोई भी चीज़ जो है 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन AO shall not require production of any account relating to a period more than 3 years prior to the previous year। प्रीवियस ईयर से 3 साल पहले चले जाइए। मान लीजिए 21-22 आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है, आपने 21-22 का रिटर्न जो है टाइम पे नहीं फाइल किया, आपको 142(1) का नोटिस आ गया। अब 21-22 को छोड़ दीजिए,
21-22 के अलावा लास्ट 3 ईयर पे चले जाइए, मतलब कि मैंने कहा 21-22 दैट अगर आप पीछे 3 साल जाते हैं तो फिर इसमें हो जाता है आपका 2021, 19-20 एंड 18-19। तो ये 3 साल के लिए आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट या स्टेटमेंट मांग सकता है, इसके पीछे का नहीं मांग सकता है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले ये है कि 142(1)(2) का नोटिस जो है आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने 139 दैट इज़ ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको नोटिस आता है, बट इन सम केसेस ऐसे भी आ सकता है वेदर यू हैव फाइल्ड रिटर्न और नॉट। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन लेके आपको 142(1) का नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन आपका असेसमेंट जो होता है ना वो 142(1) में नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आपको नोटिस जाता है असेसमेंट करने के लिए, फिर 143(2), 144 या 148 में जाना पड़ेगा आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 142(1). आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या है। ऑडिट अंडर सेक्शन 142। 142 जो होता है एक्चुअली ये 142(2)(a) सेक्शन होता है, जहाँ पे जो है स्पेशल ऑडिट की बात होती है। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी होती है कि मान लो आप एक एसएससी हो और असेसिंग ऑफिसर के पास आपका किसी सेक्शन में अगर असेसमेंट चल रहा है, तो और अगर उसे लगे कि यार कुछ रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पे वो आपके अकाउंट की ऑडिट करवाता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो अकाउंट्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या फिर उसे लगता है कि मैं ऑडिट करवाऊंगा तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू के मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में होगा, या फिर जो अकाउंट्स है वो बहुत वॉल्यूमिनस है और असेसिंग ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा है, या फिर अगर असेसिंग ऑफिसर को डाउट है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड नेचर, अगर मान लो आप एक ऐसी इंडस्ट्री के पार्ट हो या फिर आप एक ऐसी कंपनी हो जो कि स्पेशलाइज्ड नेचर की है, तो इन सारी केसेस में कुछ केसेस मेंशन हैं जिनमें जो है असेसिंग ऑफिसर अगर आपका केस पेंडिंग है और उसे ये सारी चीज़ें लग रही हैं तो वो आपके अकाउंट को ऑडिट कराने का डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्पेशल ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय द अकाउंट मेंटेन बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर / कमिश्नर। देखो होता क्या है, आपका अकाउंट जो है वो एक चार्टेड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेगा, बट ये ऑडिट के लिए जो नॉमिनेशन होगी, मतलब कि मैं भी सीए हूँ, आप भी सीए हो और मिस्टर ABCXYZ ये भी सीए हैं, तो उनमें से उन सीओ को सीएज में से कौन सा सीए आपका ऑडिट करेगा ये चूज़ करने का अधिकार जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के पास होता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बी गिवन बिफोर इशूइंग डायरेक्शन फॉर स्पेशल ऑडिट। मान लो आप स्पेशल ऑडिट करा रहे हो, आपको लगता है असेसिंग ऑफिसर जो है, आप मान लो आप खुद को एसएससी समझो यहाँ पे, तो आपका केस पेंडिंग था, असेसमेंट चल रही थी, एओ को लगा कि भाई इस केस में जो है हमें ऑडिट कराना चाहिए इनके बुक्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है। उसने ऑडिट कराने से पहले ऐसा नहीं होगा कि वो जाएगा और फिर एक सीए को सेलेक्ट कर लेगा अपना प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन लेके, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि आप मुझे बताएं कि हम आपके अकाउंट्स का ऑडिट क्यों ना करवाएं। स्पेशल ऑडिट में बी डायरेक्टेड इवन इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। अच्छा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में थर्ड पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ऑडिट कराने से पहले वो एसएससी को एक ऑप्शन देगा कि आप मुझे बताएं कि हम आपके अकाउंट का ऑडिट क्यों नहीं करवाएं। तो अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर आपका अकाउंट ऑडिटेड है, मान लो कि आपने टैक्स ऑडिट में आप फॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ऑडिट हो रखा है, या फिर आपका जो नॉर्मल कंपनी का ऑडिट होता है उसमें ऑडिट हो रखा है, डजेंट मैटर, स्टिल जो है वो डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इस अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए। टाइम लिमिट के बारे में जो है ये बोला गया है कि मान लो आपके पास डायरेक्शन आएगा कि भाई आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाओ, और उस ऑडिट के लिए सीए जो है कौन चूज़ करेगा, आपको मैंने बताया कि कमिश्नर मान लो चूज़ कर रहा है इस केस में, तो अब चूज़ हो गया आपको जो है। अब ऐसा नहीं है, वो ऑब्वियसली सीए को तो वो डायरेक्शन देते ही हैं और वो बताते ही हैं कि आप इतने दिन में ऑडिट कंप्लीट कर लेना, बट एसएससी को भी ये सारे डायरेक्शन जाते हैं कि आप जो है इस कंपनी का आपका जो हम स्पेशल ऑडिट ये जो करवा रहे हैं ये आपका इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मान लो 3 मंथ का टाइम मिला, तो 30 मान लो मैंने सपोज़ किया कि 30 डेज़ का ही है तीनों मंथ, तो 90 डेज़ का टाइम मिल गया आपको। बट अगर आप चाहें तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं एसएससी को, आप एसएससी है ना, तो अगर आप चाहें तो आप ऑफिसर को जो है एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि देखो जी इतने दिन में नहीं हो पा रहा है, आप टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दो। या फिर अगर असेसिंग ऑफिसर को खुद ही लगता है कि टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए, मान लो अगर सीए को टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाना है तो वो क्या
क्या करेगा वो? सिंपल सी बात करेगा वो। एसएससी हो सकता है कि ना माने, हो सकता है कि मान लो उसने एसएससी से कहा कि देखो जी इतने दिन में तो ऑडिट हो नहीं सकता है, तो वो बोलेगा कि नहीं मेरा तो फ़ायदा ही है, ये मेरे अकाउंट्स को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, मैं तो बोलूँगा ही नहीं टाइम पीरियड बढ़ाने को। तो इसमें ये भी बोला गया है कि या तो एसएससी खुद एप्लीकेशन दे कि टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, या फिर वो सुओ मोटो भी अगर चाहे तो ऑफिसर जो है अगर वो चाहे तो वो खुद भी टाइम पीरियड बढ़ा सकता है। तो अगर सीए को टाइम पीरियड बढ़ाना है तो वो क्या कहता है, वो क्या करता है, आता है डायरेक्टली ऑफिसर के पास और बोलता है कि भाई टाइम पीरियड बढ़ा दो, तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये लिखा हुआ है कि जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है और जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था वो टोटल मिला करके 180 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ स्पेशल ऑडिट टू बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे जो भी एक्सपेंस आएगा, जैसे कि रेवेन्यू अथॉरिटी ने मतलब डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है सीएस को, तो इसका जो एक्सपेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। आते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 6 नंबर पॉइंट हम देख चुके हैं। 7th पॉइंट है एसएससी टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र ऊपर ही कर दिया था कि नोटिस आपको जो है नोटिस इशू करने से पहले, मतलब कि इसके पहले कि ऑडिट हो, असेसिंग ऑफिसर को जो एसएससी है उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि बताओ हम आपके ऊपर ये नोटिस क्यों ना, हम आपका अकाउंट का ऑडिट क्यों ना करवाएं। मान लो कि असेसिंग ऑफिसर ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, तो एसएससी जो है रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और इस नोटिस को जो है और ये जो ऑडिट हो रहा है उसको क्वेश किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि मान लो कि इस नोटिस के खिलाफ, ये तो पहला तो केस था कि उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया ही नहीं, और मान लो कि नोटिस आ गया उसे, तो उस नोटिस के अगेंस्ट भी उसने कहा कि बताओ आप हमें रीज़न बताओ कि हम आपका अकाउंट ऑडिट क्यों ना करवाएं, तो उसके खिलाफ भी एसएससी के पास, उस नोटिस के अगेंस्ट भी एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो जा सकता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू गेट स्पेशल ऑडिट डन। मतलब मान लो कि हमने असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर नोटिस ये इशू किया कि भाई अपना स्पेशल ऑडिट करा लो, बट एसएससी ने नहीं कराया, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में हो जाएगा। बट एक केस आया था यहाँ पे जिसमें ये था कि सपोज़ करो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो हो सकता है, बट सीए को अपॉइंट किया गया और सीए ने ही कुछ अपना रीज़न दे दिया जिसकी वजह से उसने जो है ऑडिट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो है रूलिंग ये आई कि देखो यहाँ पे एसएससी ने अपने पार्ट पे कंप्लाई किया है, जो फॉल्ट हुआ है वो सीए के पार्ट पे हुआ है, तो इस केस में आप 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये वहीं पे लगता है जहाँ पे फॉल्ट जो है एसएससी का हो। मतलब 144 ऐसा नहीं है कि वहीं पे लगता है जहाँ पे फॉल्ट एसएससी का हो। इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो 144 लगाने का जो प्रोविज़न है वो वही है कि अगर एसएससी ने डिफ़ॉल्ट किया, एसएससी ने नोटिस को ठुकरा दिया, नहीं माना, नहीं करवाया ऑडिट, तो फिर आप 144 लगा सकते हो। बट अगर सीए खुद ही नहीं कर रहा है कुछ रीज़न दे करके, तो इस केस में आप 144 नहीं लगा सकते हो। हमारे पास है सेक्शन 142A जो कि बात करता है एस्टिमेट बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। देखो होता क्या है, अगर आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि कई बार असेसिंग ऑफिसर को ये लगे कि यार इस प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअली है कितनी, ठीक है। तो जहाँ पे भी उसे एस्टिमेट कराना हो कि ये फेयर मार्केट वैल्यू इस प्रॉपर्टी की कितनी है, तो उस चीज़ के लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वो रेफरेंस कर सकता है कि इसको वैल्यूएशन ऑफिसर को कि भाई आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के दो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2nd नंबर, पावर ऑफ द वैल्यूएशन ऑफिसर। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है जो सेक्शन 38A ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है ना, वो सारे पावर इस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास होंगे। 3rd पॉइंट है एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। मान लो कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया, इंटीमेट किया गया उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई आप इस प्रॉपर्टी का जो है वैल्यूएशन निकाल के दो, और अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता, अगर उसने कोऑपरेट किया तो वो क्या करेगा? वैल्यू निकालेगा और दे देगा, एसएससी को एक कॉपी दे देगा, एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को दे देगा। बट अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है तो उसके पास ऑप्शन है कि बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, वो अपना खुद का जजमेंट लगा करके उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकाल सकता है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। जिस मंथ में उसे रेफरेंस दिया उसके 6 महीने के बाद वैल्यूएशन ऑफिसर को रिपोर्ट जो है सबमिट कर देना होता है। जैसे मान लो कि मैंने जून में, असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया कि जून में इस चीज़ का रेफरेंस दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को, तो जून के बाद से 6 महीने निकालो, दिसंबर
कोई भी ईयर ले लो, 22 ले लो, दिसंबर 22 तक जो है उसे अपना रिपोर्ट जो है सबमिट कर देना होता है। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन रिपोर्ट। अब मान लो कि उसके पास वैल्यूएशन ऑफिसर से जो है रिपोर्ट मिल गया असेसिंग ऑफिसर के पास, तो वो जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट जो एसएससी का पेंडिंग था, जो कि हो रहा था, जिसकी वजह से ये वैल्यूएशन किया गया, तो ये जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट है वो कंप्लीट होगा आफ्टर कंसिडरिंग द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट, रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट। और आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि असेसमेंट रीअसेसमेंट का टाइम लिमिट भी उस 6 महीने से बढ़ा दिया जाता है। 6 महीने में अगर रिपोर्ट सबमिट हो गई तो 6 महीने में, 2, 3, 4 महीने में हो गई तो 2, 3, 4 मंथ्स में जो है ऐसे उस पर्टिकुलर असेसमेंट का टाइम लिमिट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट भी जो है बढ़ा दिया जाता है।